दो अलग अलग समतलों में विद्यमान हो तो उसे हम विषमतलीय सरल रेखाएं कहते हैं। समतलीय सरल रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक ही समतल में विद्यमान हो तो उसे समतलीय सरल रेखाएं कहते हैं। विषमतलीय सरल रेखाओं के लिए ये हमारे पास नियम रहता है कि अगर कोई भी दो रेखाएं विषमतलीय रेखाएं हैं तो उस स्थिति में उनके मध्य समांतर का या लंबवत का वो नियम होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे इसकी एक कंडीशन बनेगी कि B1 क्रॉस B2 का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं आएगा अगर वो विषमतलीय रेखाएं हैं तो। या फिर ये कह सकते हैं कि B1 और B2 कभी भी समांतर नहीं बनेंगे। हमें पता है कोई भी सरल रेखा R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और R बराबर A2 प्लस म्यू B2 के रूप में लिखी जाती है, जहां A1 तथा A2 बिंदु हैं जिससे रेखा गुजरती है। और B1 और B2 समांतर सदिश हैं, रेखाओं के समांतर सदिश। अगर कोई भी सरल रेखा दे रखी है तो उन रेखा के समांतर सदिश को हम P से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है उसके अनुसार B1 और B2 समांतर हों ये कोई जरूरी नहीं है, ये हमारे पास कंपल्सरी पार्ट में नहीं आएगा। या फिर B1 क्रॉस B2 का मान 0 नहीं आएगा, उस स्थिति में विषमतलीय रेखाएं हैं। या फिर एक नियम और कह सकते हैं कि B1 को किसी से गुणा या भाग देने पर B2 नहीं बनता हो तो वो विषमतलीय रेखाएं हैं, जांचने की विधि। अब अगर विषमतलीय रेखाएं हैं तो उन दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का यह सूत्र रहता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे मापांक B1 क्रॉस B2। इस पूरे का मापांक लेते हैं क्योंकि दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि समतलीय रेखाएं, अगर कोई भी एक ही समतल में दो रेखाएं उपस्थित हैं तो यह निश्चित है कि उन दोनों रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री बनना चाहिए या दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। और दो रेखाएं समांतर तभी हो सकती हैं जब B1 और क्रॉस B2 का मान 0 आए, यानी B1 और B2 में ये समानता हो कि B1 को किसी से गुणा करने पर B2 या B2 को किसी से गुणा करने पर B1 प्राप्त होता हो। अर्थात हमारे पास अगर कोई दो समीकरण दी हुई है R = A1 प्लस लैम्डा B1 और R = A2 प्लस म्यू B2, तो उस स्थिति में B1 और B2 जो होंगे वो लगभग बराबर होंगे। किसी एक मान लो डेल्टा से गुणा करने पर या भाग करने पर B2 प्राप्त होगा या B1 प्राप्त होगा। यानी B1 में या तो किसी संख्या का भाग देने पर B2 प्राप्त होगा या B1 में को किसी संख्या से गुणा करने पर B2 प्राप्त होगा। इसको मान लेते हैं B सदिश के रूप में। हम B सदिश, क्योंकि दोनों समान है, लगभग किसी से गुणा करने पर बराबर बनता है, तो किसी एक को B मान लीजिए आप। उस स्थिति में दूरी ज्ञात करने का ये सूत्र रहता है हमारे पास B डॉट B क्रॉस A2 माइनस A1 बटे B का मॉडुलस और इस पूरे का इस सूत्र की सहायता से हम दूरी ज्ञात करेंगे। अगर समतलीय हैं तो B1 और B2 लगभग बराबर आएंगे। किसी संख्या से गुणा करने पर बराबर बनाया जा सकता है, किसी संख्या से भाग करने पर बराबर बनाया जा सकता है। तो अगर बराबर बनाया जा सकता है तो वो जो मान आएगा उसको B मान लिया जाएगा। चाहे B1 को मानिए चाहे B2 को मानिए, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें से, एक को B मान लेंगे। फिर B क्रॉस A2 माइनस A1 बटे मापांक B का मापांक, क्योंकि ये सदिश राशि प्राप्त होगी, दूरी कभी सदिश नहीं होती, इसलिए मापांक लगा के उसको एक संख्यात्मक मान में परिवर्तित करते हैं, सदिश से एक अदिश राशि में परिवर्तित करते हैं। ये हमारे पास समतलीय और विषमतलीय सरल रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र रहेगा।
नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं इसमें समतल व रेखा के मध्य कोण। अब समतल और रेखा के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक समतल है जिसके समीकरण r डॉट a इज इक्वल टू r डॉट n इज इक्वल टू d, एक समतल की समीकरण जहां n जो होता है वो हमेशा अभिलंब सदिश होता है और d जो है वो कोई भी अचर होता है जिसको a डॉट n से निकाला जाता है। a और n का डॉट प्रोडक्ट होता है। वास्तव में हमारे पास r डॉट n बराबर d के रूप में सदिश रूप में हमें समीकरण प्राप्त होगी। इसको अगर अदिश रूप में यानी घातीय रूप में परिवर्तित करें तो घातीय रूप कुछ इस प्रकार का बनता है ax + by + cz बराबर d के रूप में समतल की समीकरण। अब एक रेखा मान लीजिए ये रेखा है, इसकी समीकरण r बराबर a + लैम्डा b है। हमने अभी किया था कि b जो होता है वो हमेशा एक समांतर सदिश होता है। अगर समांतर सदिश होता है तो इसका मतलब इसके रेखा के समांतर एक b सदिश जरूर होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास b सदिश है, ये b वेक्टर को व्यक्त करता है और इसके अभिलंब बाहर की ओर मान लेते हैं ये समतल के लंबवत हमारे पास n वेक्टर को व्यक्त करता है, जिसको मैं एक लंबवत हमारे पास कोई भी रेखा खींचकर n वेक्टर से व्यक्त कर देते हैं। n वेक्टर है ये, n सदिश है, अभिलंब सदिश जिसे कह रहे हैं, समतल के लंबवत है। हमें रेखा और समतल के मध्य कोण ज्ञात करना है। रेखा और समतल के मध्य कोण ज्ञात करने का मतलब हो गया कि ये कोण हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें थीटा ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि समतल और रेखा के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र पता है और किसी का सूत्र नहीं पता। हम दो सदिश ले लेते हैं जिनके मध्य कोण ज्ञात करना है। अब दो सदिश कौन कौन से लें, एक तो n सदिश और एक b सदिश है जिनके मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री का है। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का और ये कोण थीटा का है तो ये जो कोण बचा वो 90 माइनस थीटा बचेगा। और किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है वो 90 माइनस थीटा है। बराबर होगा किसके, n डॉट b बटे मापांक n मापांक b। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, अतः ये बन जाएगा n डॉट b बटे मापांक n मापांक b। अगर हम इसके सदिशों को a1 b1 c1 और b सदिश जो है उसको a2 b2 c2 लेके चलें तो इसका कार्तीय रूप कुछ इस रूप में बन जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारे पास किन्हीं दो यानी समतल और रेखा के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें यहाँ देखो दो सदिशों के मध्य जब कोण ज्ञात किया था तो वहां पे हमने ये किया था कि अगर cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मापांक a मापांक b था, इसमें हमने कंडीशन की थी कि अगर a और b समांतर हैं तो a डॉट b का मान मापांक a मापांक b के बराबर आएगा और अगर a b के लंबवत है तो a डॉट b की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। या इसकी ये कंडीशंस की थी हमने कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर आएगा, जबकि इसमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये नियम बदल जाएंगे। वहां cos थीटा था इसलिए वो नियम है, या sin थीटा होने के कारण नियम बदलेंगे, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि बाकी जब भी समतल और समतल के मध्य, रेखा और रेखा के मध्य या दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करते हैं तो नियम समान रहता है। कंफ्यूजन इतना ही है जब रेखा और समतल दो विपरीत हो गए, अलग अलग हो गए, दो अलग अलग आकृतियां हैं, उन दो अलग अलग आकृतियों के मध्य जब भी कोण ज्ञात किया जाएगा तो कंडीशन बदलेगी। कंडीशन क्या बदलेगी, अगर रेखा और समतल, रेखा को मैं L से और समतल को P से लिखता हूँ, दोनों समांतर हैं
तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होगा। और रेखा और समतल अगर लंबवत हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आएगा। ये स्थिति हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं समतल से बिंदु की दूरी। एक समतल दे दिया जाए, मान लें ये समतल है जिसके कार्तीय समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है, तथा एक बिंदु दे दिया जाए P जो हमारे पास x1 y1 और z1 है। तो इस बिंदु के इस समतल से ये जो लंबवत दूरी है वो हम ज्ञात करेंगे। अगर लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का ये सूत्र हमारे पास रहता है। इसमें x की जगह पर x1 आ जाता है, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1 प्लस d बटे अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। कार्तीय रूप में याद रखिए, सदिश रूप में अगर समीकरण दे दी जाए तो उसको कार्तीय रूप में बदलकर हल किया जा सकता है आसानी से। सवाल दिया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। इस थ्योरी पर आधारित जितने भी सवाल हैं उनमें समांतर चतुर्भुज ABCD, हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। ये हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज। इस ABCD के अंदर A के निर्देशांक दिए हुए हैं 5, 4, 10, B के निर्देशांक है 2, 3, 4, C के निर्देशांक है 1, 2, -1। एक तो हमें AB रेखा की समीकरण और BC रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है सदिश और कार्तीय दोनों रूपों में, और फिर D के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले AB की समीकरण ज्ञात करते हैं। अगर AB की समीकरण ज्ञात करेंगे तो यहाँ दो बिंदु दिए हुए हैं जिसमें से एक तो हो जाएगा x1 5, y1 4, z1 10, x2 2, y2 3, z2 4। और कार्तीय रूप में जो समीकरण होती है हमारे पास वो कुछ इस रूप में होती है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। हल कर लेते हैं इसको, मान रख लेते हैं। कार्तीय रूप बन जाएगा x माइनस 5 बटे 2 माइनस 5, y माइनस 4 बटे 3 माइनस 4 और z माइनस 10 बटे -6। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे सारे के सारे। ये कार्तीय रूप में AB की समीकरण बन जाएगी। अब इसका सदिश रूप में अगर परिवर्तित करना हो तो सदिश रूप आपने पढ़ा हुआ है इसका, जिसके अनुसार A सदिश जो है वो तो बन जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप, और B सदिश जो है वो बन जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। उस स्थिति में इसका सदिश रूप हो जाएगा r बराबर a प्लस लैम्डा b के रूप में। a और b के मान रख दो, सदिश रूप बन जाएगा। कुछ इसी प्रकार से BC की समीकरण निकाली जा सकती है। BC की समीकरण में B के निर्देशांक x1 y1 z1 और C के निर्देशांक x2 y2 z2 मान के चलेंगे, और वापस से इसी प्रकार से आप BC की समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और इसने पूछा है आगे कि D के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। O पर समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। अगर समद्विभाजित करते हैं तो मान लेते हैं इसके निर्देशांक अल्फा, बीटा और गामा हैं। तो सबसे पहले AC से O के निर्देशांक निकालेंगे। अगर AC से O के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास इन दोनों का मध्य बिंदु A और C का मध्य बिंदु। A और C का मध्य बिंदु आ जाएगा 5 प्लस 1 बटे 2, फिर 4 प्लस 2 बटे 2, फिर 10 माइनस 1 बटे 2। हल करने पर ये बन जाएगा 3, 3 और 9 बटे 2। फिर हम निकालेंगे B और D का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बटे 2 और बीटा प्लस 3 बटे 2 और गामा प्लस 4 बटे 2।
हमें पता है ये दोनों ही निर्देशांक जो है वो O बिंदु के ही निर्देशांकों को व्यक्त कर रही हैं। अगर O बिंदु के निर्देशांकों को व्यक्त करते हैं तो दोनों की तुलना कर लेंगे। दोनों की तुलना करेंगे तो अल्फा बटे प्लस 2/2 बराबर 3, जिससे अल्फा का मान आ जाएगा 4, बीटा प्लस 3/2 बराबर 3, जिससे बीटा का मान आ जाएगा 3, और गामा प्लस 4/2 बराबर 9/2, जिससे गामा का मान आ जाएगा 5। ये हमारे पास निर्देशांक हो जाएंगे डी के 4, 3, 5। उत्तर है इसमें डी के निर्देशांक। एक और सवाल लेके चल रहे हैं इसमें। -1, 3, -2 से गुजरने वाले तथा निम्न रेखाओं के लंबवत रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, जिसमें समीकरण दे रखी है x/1, y/2, z/3 और इसी प्रकार से आगे। हम मान लेते हैं कि माना रेखा का समीकरण, क्योंकि एक बिंदु दिया हुआ है, अगर बिंदु दिया हुआ है तो रेखा की समीकरण होती है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। इस स्थिति में इसका समीकरण बन जाएगा x + 1/a, y - 3/b और z + 2/c। ये रेखा इन दी गई दोनों रेखाओं के लंबवत है। सबसे पहले हम इसमें एक रेखा दूसरी के लंबवत होने पर, अगर लंबवत की स्थिति देखें तो दो रेखाओं के मध्य लंबवत की स्थिति ये होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर क्या होगा 0। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रखें तो ये बन जाएगा abc और यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो a गुना 1 b गुना 2 और c गुना 3 बराबर 0, जिससे एक समीकरण बन गई a + 2b + 3c बराबर 0। इसी प्रकार पहली समीकरण और तीसरी समीकरण भी लंबवत है। अगर लंबवत है तो इसके लिए भी ये नियम रहेगा। अगर इसी नियम के अनुसार करें तो ये बन जाएगी समीकरण -a + 2b + 5c बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को हल करते हुए हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए वज्र गुणन विधि का उपयोग कर लेते हैं। a/b/c/a के बटे में 1 को छोड़ दो, बाकी जो दिखे उनके गुणांक लिख लो 2 2 3 5। ये जिससे खत्म हुआ है उसी को पहले लिखेंगे। अब b को छोड़ देना है, बाकी जो दिखाई दे रहा है वो रह जाएगा, क्योंकि 3 5 को हमने पहले लिख दिया था, ये हमने हटा ही दिया तो बचा क्या 1 - 1। फिर जिससे खत्म किया है उसी को दोबारा लिखना है और फिर से वो विधि c को ढकना है, जो दिखाई देगा 2 और 2। हल करो इसको। a/5 गुने 10 में से 6 गए 4, b/-3 - 5, c/2 + 2। 4 का भाग जा रहा है, अगर 4 का भाग दे दें तो a/1 b/-2 और c/1 बन जाएगा। ये abc के मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, आपके पास सरलरेखा की समीकरण आ जाएगी x + 1/1, y - 3/-2 और z + 2/1, जो कि उस सरलरेखा की समीकरण है जो -1 3 -2 से गुजरती है। कुल प्रायिकता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुल प्रायिकता के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ये जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। हमारे पास एक पूरा सैंपल स्पेस है S। इस सैंपल स्पेस में प्रतिदर्श समष्टि में हमें एक वांछित घटना A के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर A के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम इसमें इसको हल करेंगे, जिसमें हमें ये दे रखा होगा कि ये घटनाएं अलग अलग रूप में विभाजित हो रही हैं, जैसे E1, E2, E3 एक्सेट्रा। यानी
एक प्रतिदर्श समष्टि में अनुकूल घटना ए थी, लेकिन ये ए घटित होने से पहले कुछ अलग अलग कंडीशंस हमें दे रखी हैं। उन सभी कंडीशंस को इकट्ठा करते हुए इस ए के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अगर ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले जो गिवन है वो देखते हैं। हमें एक तो ये गिवन होगा a/e1, यानी e1 घटना में a के घटित होने की प्रायिकता, e2 a/e2 यानी e2 घटना में a के घटित होने की प्रायिकता, और इसी तरह से बाकी सभी घटनाएं। इसी में ये भी दे रखा होगा e1 घटना की प्रायिकता, e2 घटना की प्रायिकता और e3 घटना की प्रायिकता, और आगे चलता जाएगा। इन सब में हमें प्रायिकता a ज्ञात करनी है। ए का मतलब क्या होगा कि पूरे एक हमारे पास ए जो वांछित घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता। अब पहले इस घटना को निकाल लें प्रायिकता में, यानी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन e1, फिर निकाल लें इस घटना को प्रायिकता ए इंटरसेक्शन e2, इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पार्ट कि e1 e2 e3 जो घटनाएं दी होंगी वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। परस्पर अपवर्जी घटनाओं का मतलब है कि इनमें कोई कॉमन भाग नहीं आएगा। निशेष घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, यानी इन दोनों में कोई कॉमन घटना नहीं होगी दोनों घटनाओं में, और इन सबको इकट्ठा कर दें तो वापस प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा, S पूरा बन जाएगा। अर्थात E1 इंटरसेक्शन E2, E2 इंटरसेक्शन E3, या हम ये कह दें EI इंटरसेक्शन EJ का जो मान है वो 5 होगा। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा इन घटनाओं में, और इन सब में E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन डैश 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 करते जाएंगे तो ये वापस एक प्रतिदर्श समष्टि को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं तो उस स्थिति में इन सब की अलग अलग घटना निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और इसको गुणन का एक नियम किया हुआ है प्रायिकता में, प्रायिकता के गुणन का नियम है, उसके अनुसार ये लिखा जा सकता है E1 a/e1 प्लस E2 a/e2 प्लस E3 a/e3। इसी प्रकार से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। इस प्रकार का जो भी हमारे पास पार्ट होगा उसे हम कुल प्रायिकता का नियम कहते हैं या कुल प्रायिकता कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक और मुख्य टॉपिक है कि इसको कैसे हल करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो थैले हैं, इन थैलों में एक में 5 काली और 4 सफेद गेंद है, और इसमें 3 काली और 6 सफेद गेंद है। ये पहला बैग है, ये दूसरा बैग है। हमें ये कहा जाए कि इस बैग से एक बॉल निकाल के हम इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। सिर्फ एक बॉल निकाली है हमने और ट्रांसफर कर दी हमने, उसमें प्रतिस्थापित कर दी। प्रतिस्थापन करने के बाद इसमें से काली गेंद निकालते हैं। हमें ये पूछ लिया जाए कि पहले 2 बैग थे, उन दोनों बैगों में से एक बैग में से गेंद निकाली यादृच्छिक रूप में, हमने कलर नहीं देखा, उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। दूसरे बैग में से गेंद निकाल रहे हैं, उसके काले होने की प्रायिकता क्या है। विपरीत क्रम कहीं नहीं पूछा गया, टोटल प्रायिकता का सवाल है। पहले कौन सी ट्रांसफर की गई उस पर निर्भर करेगा। ये जो घटनाएं हैं, क्योंकि काली बॉल निकलना ये हमारे पास एक घटना है। E1 E2 क्या है, ये जो गेंद हमने शिफ्ट की है इसमें वो कौन से कलर की है, वो कलर हमारे पास E1 E2 को व्यक्त करता है। अगर हमने काली गेंद को शिफ्ट किया है, काली गेंद को उसमें प्रतिस्थापित किया है, तो E1 काली गेंद हो जाएगी और E2 को हम मान के चलेंगे सफेद गेंद। तो सबसे पहले इसमें जैसे हमें काली गेंद की प्रायिकता निकालनी थी, वो बराबर है
काली गेंद प्रतिस्थापित करने के बाद काली गेंद निकालने की प्रायिकता, और सफेद गेंद प्रतिस्थापित करने के बाद काली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्योंकि गेंद तो काली ही निकालनी है हमें, ये काली गेंद को व्यक्त करता है। तो इस रूप में इसको परिभाषित करेंगे। अब सबसे पहले प्रतिस्थापित की गई बॉल कौन सी, मान लो E1 मान लेते हैं, काली गेंद की प्रायिकता। अब काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, पहली बैग में हमारे पास 5/9 हो जाएगी, प्रायिकता E2, सफेद गेंद की प्रायिकता ये हो जाएगी 4/9, कुल गेंदें 9 है, हमने शिफ्ट किया है, 5 में से 1 निकालिए तो 5/9, 4 में से 1 निकाल के शिफ्ट करें तो 4/9। A/E1, E1 का मतलब हो गया, इसका अर्थ ये होता है कि E1 घटना घटित हो गई है। E1 घटना क्या थी, काली गेंद निकाल के प्रतिस्थापित कर दी गई है। अब काली गेंद प्रतिस्थापित करने के बाद A क्या है, काली गेंद निकालना, हम A यहां पे मान के चलेंगे काली गेंद की प्रायिकता। अब काली गेंद की प्रायिकता निकालनी है तो देखो काली गेंद इधर शिफ्ट की और काली ही गेंद निकाल रही है। अगर काली गेंद शिफ्ट की तो काली गेंद हुई कितनी इसमें, पहले 3 थी, 1 शिफ्ट कर दी, टोटल हो गई 4, कुल गेंदें कितनी हो गई 10, प्रायिकता क्या आएगी 4/10, क्योंकि शिफ्ट की गई गेंद है वो काली गेंद थी और काली गेंद में 1 जुड़ गई। उसके बाद में A/E2 निकालेंगे। A/E2 का मतलब क्या होगा, अब शिफ्ट की गई बॉल तो सफेद थी, सफेद गेंद इसमें बदली है, सफेद गेंद बदली तो सफेद गेंद बदली बढ़ गई, 6 थी 7 हो गई, कुल गेंदें 10 हो गई, लेकिन निकालनी तो काली है, काली गेंदें 3 की 3 रही है। अतः A/E2 का मान कितना होगा, इस सूत्र का उपयोग करें तो A की प्रायिकता बराबर E1 का मान यानी 5/9 गुना A/E1 4/10 प्लस 4/9 गुना 3/10। हल कर लो, 90 लघुत्तम आ जाएगा, 20 + 12 यानी 32/90, 16/45 उत्तर है इसका। इस प्रकार से कुल प्रायिकता को हल करेंगे। यहाँ पे हमें निश्चित है कि पहले एक घटना दी जाएगी जिसको परिवर्तित किया जाएगा, फिर बाद में दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाएगी। ये कुल प्रायिकता का सवाल होगा। इसी में एक टॉपिक और लेके चलते हैं अपने बेस प्रमेय। इसी पर आधारित है बेस प्रमेय। बेस प्रमेय में जो बेस मैथमेटिशियन था उसने इसका उल्टा भाग लेके चला गया। उल्टा भाग कैसे भी, अभी तक तो हमने क्या किया था, एक बैग में 2 बैग थे, 2 बैग में बॉल थी, जैसे अभी मैंने उदाहरण किया, बेस प्रमेय के बारे में बता रहा हूं मैं इसी टॉपिक के साथ। तो 2 बैग थे हमारे पास, एक में तो हमारे पास गेंदें थी 5 काली और 4 सफेद, दूसरे बैग में थी 3 काली और 6 सफेद। हमने क्या किया था, इसमें पहले एक बॉल निकाली, इसमें प्रतिस्थापित कर दी और फिर इसमें से बॉल निकाली थी और हमने उसका कलर नोट करते हुए उस कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता ज्ञात की थी। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं। वो बेस प्रमेय क्या कहेगा, बेस ने ये कहता है कि हमने यहां से एक बॉल निकाल के इसमें तो ट्रांसफर कर दी, इसमें से काली भी निकाल ली हमने। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले बैग में से काली शिफ्ट की थी या पहले बैग से सफेद शिफ्ट की थी। उल्टा पूछेगा, यहां ये नहीं पूछेगा कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, वो निकाली हुई गेंद का तो कलर बता देगा, ये गेंद थी, उसकी प्रायिकता नहीं पूछते हुए वो उल्टा पूछेगा जो शिफ्ट की थी वो कौन से कलर की थी। या इस प्रकार से पूछता है, 2 बैग दे दिए, यही 5 काली और 4 सफेद ले ली हमने, इसमें 3 काली और 6 सफेद ले ली, इसमें से बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है।
अगर सबसे पहले बॉल निकालनी है क्या करोगे? पहले बैग को सिलेक्ट करोगे। जब दोनों में से बैग सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में उसमें से बॉल निकालोगे और उस बॉल का कलर देखोगे। प्रोसेस तो यही है, हमारा नियम तो यही है कि आपको दो बैग दे दिए तो पहले तो आप बैग सिलेक्ट करोगे कि कौन से बैग में से निकालूं मैं, और बैग निकाल दिया तो उस बैग में से अब कौन से रंग की बॉल निकली वो देखोगे आप। बेस उल्टा कहता है इसका। बेस ने जो भी नियम दिया है वो सारा उल्टे के लिए दिया है। उसने क्या कहा, आपने इन दोनों में से बैग सिलेक्ट कर लिया, आपने इसमें से बॉल निकाल ली, वो बॉल थी काली, वो पहले बैग से निकालिए, इसकी क्या प्राइस है? बैग सिलेक्ट वो बाद में करवा रहा है। पहले उसने क्या कहा, दो बैग हैं, आपने दोनों बैग में से बॉल निकाल ली, बॉल थी काले रंग की, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पहले बैग से निकली थी या दूसरे बैग से निकली थी? सवाल पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि वो कुल प्रायिकता का सवाल है या बेस प्रमेय का है। अगर ध्यान से पढ़ोगे उसको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ध्यान से पढ़ने पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है। वो अगर वो कहता है काली गेंद की प्रायिकता क्या है, सीधा निकल जाता है, काली गेंद की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि काली गेंद की प्रायिकता क्या है, ये तो हमें कंफर्म है काली गेंद निकली है, लेकिन वो कौन से बैग से ज्ञात हुई है, कौन से बैग से निकली है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वो हमारे पास टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कुछ इस प्रकार से करते हैं, हमें EI/A निकालना होगा, अर्थात हमें ये तो पता लग गया कि गेंद जो निकाली थी वो कौन सी है, वो कौन से बैग में से निकली थी, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो जो चीज हमें ज्ञात हो उसको बटे में रखते हैं, और जो चीज हमें प्रायिकता जिसकी ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखते हैं हमेशा। EI/A, EI का मतलब पहले बैग से या दूसरे बैग से। यहां आ जाएगा प्रायिकता EI गुना प्रायिकता A/EI बटे प्रायिकता A। ये प्रायिकता A यहाँ पे कुल प्रायिकता वाला सूत्र लगते हुए आ जाएगा। जैसे अगर हमें पहले बैग से बॉल निकालने की प्रायिकता निकालनी है तो इसका सूत्र रहेगा प्रायिकता E1 प्रायिकता A/E1 बटे प्रायिकता E1 A/E1 प्लस E2 A/E2। जैसा अभी सवाल किया उसके अनुसार इसको हल किया जा सकता है। अगर तीन घटनाएं हो तो तीसरी घटना हो जुड़ जाएगी इसके साथ में। दूसरे बैग से निकालनी होती तो E2 यहाँ आ जाता, यहाँ भी E2 आ जाता, यहाँ पे भी E2 आ जाता। ये नियम, ये सूत्र है बेस प्रमेय से किसी भी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए। जैसे उसी सवाल को अगर हम दोहरा लें, मान लो ये सवाल लेता हूं, दो बैग हैं, एक में 5 काली 4 सफेद, एक में 3 काली 6 सफेद हैं। एक बॉल निकाली गई, उस बॉल के वह बॉल काली है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दूसरे बैग में से निकली। तो सबसे पहले E1 और E2, E1 पहला बैग होगा, E2 दूसरा बैग होगा। पहले बैग की प्रायिकता 1/2, दूसरे बैग की प्रायिकता 1/2, क्योंकि दो ही बैग थे, एक चूज करने की, एक सिलेक्ट करने की विधि हमारे पास 1/2 रहेगा। A/E1 यानी पहले बैग से काली गेंद निकलने की प्रायिकता, पहले बैग से काली गेंद की प्रायिकता 5/9। A/E2 दूसरे बैग से काली गेंद की प्रायिकता, दूसरे बैग से काली गेंद की प्रायिकता 3/9। हमें निकालना है E2/A यानी दूसरे बैग से काली बॉल निकली है, इसकी प्रायिकता क्या है। सूत्र A/E2 बटे E1 A/E1 प्लस E2 A/E2। मान रख दो इसमें, E2 का मान 1/2 गुना 3/9 बटे 1/2 गुना 5/9 प्लस 1/2 गुना 3/9। हल करोगे 3/8 आ जाएगा। बेस प्रमेय में ये जो मान है वो हमें सवाल में दे दिए जाएंगे या हम याद कर सकते हैं। सूत्र का उपयोग करना है, मान रखना है, पहले ये पहचानना है कि ये बेस प्रमेय है। बेस प्रमेय पहचानते ही आपके पास सवाल हो जाएगा।